लिखा है, यानी यह किसी को नकारा जाएगा किसी के द्वारा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा, ऐसा नहीं। ये बाबा जी पूरे विश्वास से यहाँ पर कहते हैं, यह हम सबको भी आंशिकता में ही स्वीकार होता है, सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, तो स्वीकार की बात तो है। किसी को अस्वीकार होता हो तो जाहिर करें। निसंदेह मुझे लगता है यहाँ सुनने वाले में से ऐसे नहीं होंगे। पृष्ठ संख्या 75, पैराग्राफ शुरू होने की जगह, जागृति का मूल कार्यक्रम शिक्षा संस्कार ही है। मानव परंपरा में भ्रमित विधि क्यों न हो, उसमें भी शिक्षा संस्कार अर्थात हर समुदाय में भी शिक्षा संस्कार, संविधान और व्यवस्था का चर्चा, स्वरूप, निश्चयन, स्वीकृति सहित ही सामुदायिक संविधान और व्यवस्था देखने को मिला। इसके मूल में शिक्षा संस्कार का होना स्वाभाविक रहा। मानवीयतापूर्ण परंपरा में भी शिक्षा संस्कार, व्यवस्था और संविधान को पहचाना गया है। इन चार मुद्दे में से शिक्षा संस्कार ही मानव सहज संपूर्णता का होना पाया गया है। मानव सहज संपूर्णता का अर्थात मानव अपने बहुआयामी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन, सहज अपेक्षा, आवश्यकता, स्वीकृतियों के रूप में 9 बिंदुओं में इंगित कराया है। बाबा जी ने उन 9 बिंदुओं की याद दोबारा दिलाई है कि इसी को पाना शिक्षा संस्कार का पूरा उद्देश्य भी है और उसका प्रमाण भी। इसी 9 बिंदुओं में इंगित वस्तु का अभिव्यक्ति, संप्रेषणा सहित व्यवहार, कर्म, अभ्यास पूर्ण विधि से प्रमाणित होना ही शिक्षा संस्कार संपन्नता और वाहकता, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान में प्रमाणित होने के उपरांत सहज होना पाया जाता है। फिर से सहज शब्द इतना सहज नहीं दिखता, यानी सहज इस बात से है कि ये क्रमिकता से होने वाली बात। इसे शिक्षा और शिक्षण संस्था पूर्वक ही संपूर्ण मानव में लोक व्यापीकरण करना परम आवश्यक है। यानी शिक्षा के कंटेंट के रूप में और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन के रूप में, संस्थागत शिक्षा के रूप में ये लोक व्यापीकरण करना ये परम आवश्यक है। शिक्षण संस्थाएं प्रचलित रूप में अनेक भाषा, देश, विधि से स्थापित है ही, यानी पूरे ग्लोब में एजुकेशन स्कूल खुला ही हुआ है और तरह तरह से शिक्षा दी ही जा रही है। इसके बहुसंख्या रूप में मानव अध्ययन किया हुआ है, अर्थात शिक्षा संस्कार पाया हुआ है, यानी सारे लोग पढ़े ही हैं किसी न किसी स्कूल में। प्रचलित शिक्षा संस्कार से क्या फल परिणाम निष्पन्न हुआ है, यह समीक्षित हो चुका है, यानी हाथ में क्या आया है। सुविधा संग्रह की मानसिकता और व्यवस्था का दोहन, प्रकृति का दोहन और प्रदूषण, यही हाथ में आया है, जो मानव मानस में सर्वाधिक भाग नकारात्मक सूची के रूप में दिखाई देता है, यानी हेल लॉट ऑफ नेगेटिविटी ही हमारे अचीवमेंट के रूप में हमारे हाथ में। इसका भी निर्छीर न्याय अर्थात स्पष्ट रेखाकरण इस प्रकार देखा गया है कि सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में सार्थक तकनीकी मानव सहज स्वीकृति के रूप में सामरिक तंत्र और तकनीकी ह्रास विधि नियम रूपी विज्ञान अस्वीकृत है, यानी जितने युद्ध के सामान हैं और टेक्नोलॉजी है वो जो विज्ञान ने हमें दिया है वो इतनी सहज रूप से स्वीकार नहीं। जैसे विखंडन विधि ह्रास की ओर पदों को इंगित करता है, जैसे परमाणु एक व्यवस्था के रूप में है, उसके विखंडन के अनंतर वह एक अव्यवस्था के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। इसके विपरीत अनिश्चित गति से दिखना हो पाता है, क्योंकि निश्चित गति परमाणु में ही दिखाई पड़ता है और परमाणु में एक से अधिक अंशों का होना पाया जाता है। यानी विज्ञान ने जिसको डिस्टरबेंस के रूप में स्टडी किया है वो डिस्टरबेंस नहीं, वो सिस्टमेटिक है। इस बात की तरफ बाबा जी ध्यान दिलाते। निश्चित गति का तात्पर्य हर निश्चित संख्यात्मक परमाणु अंशों से गठित परमाणुओं का आचरण निश्चित रहने से है, इनमें कोई दुविधा नहीं रहती है। अतएव परमाणु के विखंडन के उपरांत परमाणु सहज व्यवस्था, अणु विखंडन के उपरांत अणु सहज व्यवस्था,
अणुरेषित रचनाओं के विखंडन के उपरांत उन रचना सहज व्यवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ता। यानी विखंडन विधि से सोचने से व्यवस्था नहीं दिख सकती। इसका तात्पर्य यही हुआ, विखंडन कार्य का उन्माद से ही व्यवस्था का विखंडन होना सिद्ध हुआ। यानी जो ये विखंडन तरीके से पढ़ना, विखंडन तरीके से विचार और समझ का बनना और इससे फलन के रूप में उन्माद का फैल जाना। उन्माद इसलिए कहा गया कि जागृत मानव किसी व्यवस्था का विखंडन करता नहीं। यानी जो समझदार होगा वो विखंडन नहीं, वो योजन करेगा, जोड़ेगा। इतना ही नहीं, हर जागृत मानव व्यवस्था का पोषक और संरक्षक, धारक वाहक होना पाया जाता। इस परीक्षित तथ्य के आधार पर, मतलब इस तथ्य का परीक्षण हो जाता है, ये सुन के ही स्वीकार होता है, हर मानव यह निश्चय कर सकता है कि विखंडन विधि और कार्य मानव सहज मानवीयता का द्योतक नहीं। विखंडन विधि और कार्य मानव सहज मानवीयता का द्योतक नहीं। ये मानव सहज मानवीयता विखंडन विधि से नहीं दिखाई देती, ये सबको स्वीकार हो। और विखंडन विधि किसको कह रहे हैं? तो विज्ञान विधि। विज्ञान यहाँ फ्रेगमेंटेड स्टडी जो करता है, ये हम ईएनटी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, बाकी दूसरी चीजों के लिए दूसरे सर्जन के पास जाइए, हमको इतना ही पता है। पूरे होलिस्टिकली बॉडी सिस्टम को भी ये समग्र रूप से नहीं देखते हैं, डिपार्टमेंट वाइज देखते। तो बाकी सृष्टि की दूसरी चीजों के बारे में कहना ही क्या। इसी के साथ यह भी आवाज निश्चित रूप में मिलता है कि व्यवस्था में भागीदारी ही मानव तथा मानवीयता का द्योतक है। यानी यदि मैं किसी व्यवस्था की अस्तित्व की एक व्यवस्था है और इसकी इकाई के रूप में हूँ, तो इस व्यवस्था में मेरी भागीदारी हो। जो सूत्र बाबा जी ने दिया कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये ऐसे संभव विखंडन विधि से तो होना नहीं है, जागृति पूर्वक ही होना है। इस विश्लेषण के उपरांत पाए गए फल परिणामों का मूल्यांकन से इस निष्कर्ष में आते हैं कि मानव समाज अपने अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में स्वीकृत है और अपेक्षा बनी हुई है। हर आदमी चाहता है कि हम बिना बटे हुए जिएं। अतएव इसका मूल स्रोत रूपी मानवीय शिक्षा संस्कार पक्ष, मानवीयतापूर्ण व्यवस्था और मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी सार्वभौम राष्ट्रीय चरित्र। सार्वभौम राष्ट्रीय चरित्र, यहाँ पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व ही राष्ट्र है, या पूरा देश जो है धरती ही राष्ट्र है, ऐसा हम छोटे रूप में देखें तो सार्वभौम राष्ट्रीय चरित्र नैतिकता और मूल्यों का अविभाज्य आचरण, संविधान का स्वरूप और महिमाओं का आवश्यकता सूत्र पर आधारित विधि से अध्ययन करेंगे। क्योंकि अध्ययन से आचरण तक ही समाज शास्त्र, या तो किम्वा लिखा है, किम्वा शब्द का मतलब है या तो संपूर्ण शास्त्र का प्रयोजन और आवश्यकता स्वयं एवं सार्वभौम शुभ के रूप में तृप्ति और उसकी निरंतरता को पाना सहज समीचीन रहता ही है। इसलिए इसका अध्ययन और आचरण सुलभ है। तो 5:30 में 2 मिनट बाकी है। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा और किसी को कुछ बात रखनी है तो स्वागत है, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। वो 2019 में इंगित किए गए तथ्यों का अध्ययन ही शिक्षा संस्कार का सर्वसाधारण और आवश्यक स्वरूप है। तो शिक्षा संस्कार में क्या शामिल हो, यानी जितने हम लोग शिक्षा लेते हैं 20 साल की तकरीबन, उसमें इन्हीं 9 बिंदुओं को शामिल करने की बात यहाँ पर ऐसी लग रही। यानी जो विकल्प के रूप में 9 बिंदु बाबा जी ने रखे थे 70 पेज पर, और डिक्लेरेटिव तरीके से कहते हैं कि यही सर्वसाधारण और आवश्यक स्वरूप अस्तित्व में सदा ही समाधान और
सामरस्यता सह अस्तित्व सहज वर्तमान होने के कारण है। तो अस्तित्व के बारे में जैसे कि यह स्थिर है, यह निश्चित वस्तु है, उसके लिए एक बाबा जी ने ये दूसरी लाइन फिर से एक बहुत बढ़िया सी कही है कि सदा सदा ही समाधान और सामरस्यता सह अस्तित्व सहज वर्तमान होने के कारण है अस्तित्व में। समाधान और सामरस्यता क्यों है? तो सह अस्तित्व सहज वर्तमान होने के कारण है, यानी अस्तित्व निरंतर समाधान है, अस्तित्व निरंतर सामरस्यता को दिखाता है। अस्तित्व में सामरस्यता है। सामरस्यता का अर्थ समरस जिसको कहते हैं, अभी आम रस पी रहे हैं हम सभी लोग, जब अच्छी तरह पानी के साथ आम का गूदा फेंटा जाता है और किसी भी घूंट में कोई कम बेसी नहीं लगता है, उसको समरस कहते हैं। ऐसे ही जब व्यवहार में सामरस्यता होती है तो निर्विरोधिता होती है। अस्तित्व में सामरस्यता का अर्थ चार अवस्थाओं में तालमेल के रूप में समझ सकते हैं। और विरोधाभास और विशेष तथा सामान्य जैसी विषमताओं का कोई गवाही नहीं है। अस्तित्व को देखते हुए बाबा जी इस बात को कह रहे हैं। ऐसा विरोधाभास मानव में क्यों आया और कैसे आया, इसके उत्तर में पहले विदित कराया गया है कि मानव विभिन्न जलवायु में इस धरती में अवतरण होने और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में परंपरा को सुदृढ़ बनाने के क्रम में विरोधाभास को ही धातु युग, राज्य और आस्था युग तथा विज्ञान युग में भी स्वीकारना हुआ या सीमित रहना हुआ, विवश रहना हुआ। तो विरोधाभास जैसी एक चीज जो है वो मानव की आई, जो धातु युग से लेकर विज्ञान युग तक विवशता के रूप में दिखती है। यही संपूर्ण अनिष्ट जो बुद्धिमान मानव जान लिया है, जिसको अभी जानना शेष है, ऐसे सभी अनिष्ट घटनाओं का कारण सिद्ध हुआ। यही मानव में अभी तक की भय प्रलोभन आस्थाओं से संबंधित संपूर्ण मान्यताएं। तो ये जो विरोधाभास है, यानी पूरा नहीं देख पाने की वजह से जो बाधाएं हैं, वो भय प्रलोभन और आस्था से संबंधित जितनी भी मान्यताएं हैं वो इन विरोधाभास में शामिल है। इसी में श्रेष्ठता निष्ठता यानी बड़ा छोटा, ज्यादा कम, विद्वान मूर्ख, ज्ञानी अज्ञानी जैसे वितंडावाद बना ही है। यही विरोधाभास समस्याओं के रूप में मानव परंपरा में भुक्त भोगित स्थितियां हैं। तो अस्तित्व नित्य समाधान है, सामरस्य है। और मानव में कैसा आया ये? तो विरोध आभास से। यहाँ पे विरोधाभास शब्द देखने से बड़ा सहज आराम से जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे लगता है। यहाँ आभासित जो हुआ है उसको, मानव को भास आभास प्रतीति जिसको हमने देखा जीवन क्रिया में, तो वो जो मान के बैठा है वो आभास की स्थिति विरुद्ध आभासित हुआ है, इसको विरोधाभास कह रहे हैं। मतलब जैसा है उसके विरुद्ध आभासित हुआ है, इसी को मान्यता कह रहे हैं। और ये मान्यताएं जो हैं वो उसने सारे भेद बना लिए, बड़ा छोटा का, ज्यादा कम का, विद्वान मूर्ख का, ज्ञानी अज्ञानी का। वितंडावाद और विषमताएं किसी मानव को स्वीकार्य नहीं है। यानी आभास से ऊपर की जगहों पर जो स्वीकृतियों वाली जगह है, वहां आदमी को अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं की आवाज आती है। लेकिन आभासित है विरोध, तो उसी को लेकर के उसका कार्य व्यवहार होता है और समस्याएं होती हैं, जबकि स्वीकार नहीं होता।
भले ही पंच मानव कोटि में से पशु मानव और राक्षस मानव क्यों ना हो, यानी वो स्वीकृतियों वाली जगह पे किसी को ये जो भाषित आभासित हो रहा है वो स्वीकार नहीं होता है। विषमता दुष्टता की पीड़ा मानव को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टता से विषमता से सदा विरोध होते ही रहा। अब उसका निराकरण ही समाधान होना सहज है। समाधान समृद्धि विधि से संपूर्ण विषमताएं समाधान में परिवर्तित होने का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसा प्रत्येक मानव समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि पूर्वक, स्वायत्तता से समृद्ध होने से समाधानित होता है। तो बाबा जी ने फिर से बहुत ही जल्दी में तीनों ये एक तरह से सूत्र, समाधानित होने का सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। कैसे मार्ग प्रशस्त होता है, संपूर्ण विषमताएं कैसे समाधान में बदल जाती हैं, समझदारी से, श्रम से और स्वायत्तता से। यही परिवार मानव का स्वरूप भी है। यह चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार विधि से सर्वसुलभ होने की व्यवस्था मानवीय शिक्षा संस्कार परंपरा का वैभव है। शिक्षा संस्कार मानव परंपरा में अविभाज्य अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। यानी मानवीय परंपरा होगी तो शिक्षा संस्कार उसकी इनहेरेंट एलिमेंट के रूप में, बिना जिसको शामिल होगा ही, उसके बगैर परंपरा की कल्पना नहीं है। अविभाज्य शब्द इस बात को बताता है। तो शिक्षा संस्कार मानव परंपरा में अविभाज्य अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। शिक्षा संस्कार परंपरा का अभिव्यक्ति संप्रेषणाएं मानव जागृति का प्रमाण है। जागृति के प्रमाण का तात्पर्य स्वायत्त मानव के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी समृद्ध बनाने से। इससे स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा संस्कार का उद्देश्य स्वायत्त मानव के रूप में समृद्ध करने में सक्षम रहना है। तो अभी भी आने वाली संतति को माता पिता कुछ न कुछ सिखाते ही हैं। जब मानव स्वायत्तता को प्राप्त करेगा तो शिक्षा पूर्वक अपनी संतान को परंपरा में जो अस्तित्ववादी शिक्षा है, स्वायत्त मानव बने रहने की शिक्षा है, वो मिलती रहे। स्वायत्त मानव क्या है, तो उसको बाबा जी कह रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं में विश्वास का तात्पर्य व्यवस्था के रूप में जीने, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास से। तो स्वयं में विश्वास का तात्पर्य क्या है, इसको देखा जाए। जो 5 स्वायत्त मानव के गुण, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, ये 5 स्वायत्त मानव के गुण हमने पिछले पठनों में देखे हैं। तो उसमें जो पहला है स्वयं में विश्वास, उसका अर्थ ये यहाँ पे बाबा जी रख रहे हैं। क्या है, तो व्यवस्था के रूप में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास, इसी को स्वयं में विश्वास कह रहे हैं। फिर है श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, यानी व्यवस्था में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में समर्थ सभी व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता किसको कह रहे हैं? श्रेष्ठता मतलब वो समर्थता जो स्वयं को व्यवस्था और समग्रता को व्यवस्था देखकर भागीदारी कर रहा है। इस समर्थता को श्रेष्ठता कह रहे हैं। जो प्रमाण के रूप में प्रमाणित किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ कह रहे हैं। ऐसे सभी के प्रति सम्मान होना स्वाभाविक है। यही तथ्य से श्रेष्ठता के प्रति सम्मान स्पष्ट है। तो स्वायत्त मानव का जो दूसरा गुण कह सकते हैं कि श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, तो उसके लिए भी बाबा स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी
करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ कह रहे हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, स्वयं जिस बात को चाहते हैं उन तथ्यों में प्रमाणित सभी व्यक्ति सम्मान के लिए पात्र हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने से है। सम्मान का तात्पर्य, अब बाबा जी आगे बोल्ड लाइन में यहाँ पे प्रकाशित है, कि सम्मान का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति और मूल्यांकन सहित संप्रेषित होना, हो पाना। देखिए, सम्मान को हम लोग कई तरीके से आज तक जानते आए हैं। यहाँ पठन में भी कई चर्चाओं में हमने देखा है। इस बात को गहरे से सोचने का समय है कि सम्मान क्या है, क्योंकि पठन करना और स्वयं में स्वीकृति में आना, ये ये दो बातें हैं, एक बात नहीं। हमने सुन लिया और क्या वो हमें पच पाया है? क्या मैं ऐसे सम्मान को देख पाता हूँ, देख पाती हूँ? क्या ऐसे सम्मान की भूख मेरे अंदर है? इन बातों की पड़ताल, इसका अभ्यास एक लंबा समय लेता है। क्या ये हम सब में इसकी जिज्ञासा बनी है? तो इसको देखा जाए कि सम्मान का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति, यानी जागृति के लिए हमारी स्वीकृति बनी है कि नहीं, और मूल्यांकन सहित संप्रेषित हो पाना, यानी जितनी हो पाई है, उपलब्धि जो भी हो पाई है, उसके साथ संप्रेषित हो पाना। पूर्णता क्या? तो क्रिया पूर्णता, यानी समझ का पूरा होना, फिर आचरण पूर्णता। गठन पूर्ण तो हम पहले से हैं ही। संप्रेषणा का भी तात्पर्य, अब यहाँ उस मोटी परिभाषा के अंदर जो शब्द है संप्रेषणा, उसको बाबा जी दोबारा लिख रहे हैं कि संप्रेषणा का भी तात्पर्य पूर्णता के ही अर्थ में प्रस्तुत हो पाना बनता है। इसलिए सम्मान सहज श्रेष्ठता सर्व मानव में स्वीकृत होता है। स्वायत्त मानव में स्वयं के प्रति सम्मान, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान सहित ही प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन प्रमाणित होता है। तो जो तीसरा गुण स्वायत्त मानव का है, उसके लिए बाबा जी ने इस बात को रखा है कि ये ऊपर की जो दो बातें होती है, स्वयं के प्रति सम्मान और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, तो ये संतुलन व्यक्तित्व और प्रतिभा का स्वयं प्रमाणित हो जाता है। संतुलन का तात्पर्य ज्ञान, दर्शन, विवेक, तर्क यानी विवेचना, विश्लेषण और आचरणों से में सामरस्यता। फिर से सामरस्यता शब्द है, मतलब इनके आपस में खूबसूरत तालमेल। इसमें तो ज्ञान में, दर्शन में, विवेक पूर्ण तर्क और आचरण में एक दूसरे के साथ पुष्टि प्रमाण होने से है। तो जो तीसरा गुण था स्वायत्त मानव का, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, उसमें संतुलन का क्या अर्थ है, इस पंक्ति में बाबा जी ने स्पष्ट किया। और व्यक्तित्व का क्या तात्पर्य है, उसको आगे कह रहे हैं। किए जाने वाले आहार, विहार, व्यवहार और कार्यों से मूल्यांकित होने से। तो हमारा व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व, जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, वो कहाँ से तय होता है? मेरे भोजन से, रूटीन से, मेरे मानव के बीच में व्यवहार से और मानवीय इकाइयों के साथ कार्य से, कि ये सब कुछ पूर्णता के अर्थ में है कि नहीं। यहाँ से व्यक्तित्व डिसाइड होता है। प्रतिभा का तात्पर्य संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य, देश कालों में प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता, समाधान और उसकी निरंतरता के रूप में अभिव्यक्त, संप्रेषित, प्रकाशित करने में विश्वास से। तो प्रतिभा भी विश्वास को ही कह रहे हैं। कैसा विश्वास? तो उसकी विशेष, उसका जो है फैलाव बता रहे हैं कि समूचे आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य, देश और काल में प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता।
समाधान और उसकी निरंतरता के रूप में हमारा जो प्रकाशित होता है वो विश्वास, प्रकाशित करने में जो विश्वास होता है उसको प्रतिभा कहते हैं। तो ये मोटे अक्षरों में जो बात लिखी है इसको बार बार पढ़कर स्वयं में इसको फिक्स करने की जरूरत है। पहले तो शब्द ही फिक्स होगा, उसके अर्थ फिक्स होंगे, फिर धीरे धीरे हम स्वयं में देख पाने में सक्षम हो पाएंगे। ऐसा भाषाभास होता है। इसका सत्यापन भी इसी के साथ समाया रहता है, यानी इस विश्वास के साथ ही इसका सत्यापन भी समाया रहता है। सत्यापन मैं कर सकता हूं, करूंगा, किया हूं, कर रहा हूं, इस ध्वनि और इन ध्वनियों से सांकेतिक ध्रुवों से, मतलब ये बार बार जब अंदर अपने अंदर फिक्स होता है, जगह बनाता है, मजबूत बनता है, तो स्वयं में एक दृढ़ता आती है। उसी को ये 3 4 5 शब्दों में बाबा जी ने कहे, ये ध्वनियां हैं, स्वीकृतियां जो ध्वनियों के रूप में स्वयं में महसूस होती हैं, वो फिक्स होती जाती हैं, ध्रुवित होती जाती हैं। किया हुआ हूं, कर रहा हूं, यह कर सकता हूं, करूंगा का प्रेरणा स्रोत होना पाया जाता है। तो पहले स्वीकृति की बात कर रहे हैं, फिर करने की तरफ आगे कार्यक्रम के साथ बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसी विधि से परंपरा समृद्ध होने के तथ्य को समझा गया है, यानी आगे की परंपरा आने वाली समृद्धि कैसे प्राप्त करेगी। तो हर चैतन्य इकाई में इन बातों की स्वीकृति और उन बातों को करने के लिए जो क्रमिक स्वीकृतियां हैं उसके ध्रुवीकरण से हो। मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ। आप लोगों में से कोई इस बात को दोबारा यदि देख पाते हैं तो इसमें कुछ रखेंगे। स्वागत। स्वायत्त मानव का व्याख्या, प्रत्येक मानव ही होना पाया जाता है। तो व्याख्या का मतलब फैलाव, सूत्र का मतलब जो संघनित है वो सूत्र है, और जो फैलाव है वो व्याख्या है, यानी आचरण पूर्वक जब वो प्रकाशित होता है तो वो उसको व्याख्या कहेंगे। तो उस अर्थ में इस वाक्य को देखें कि स्वायत्त मानव का व्याख्या प्रत्येक मानव ही होना पाया जाता है। इसके बावजूद भाषा और शब्द के माध्यम से सच्चाई को इंगित कराने की प्रक्रिया इसकी सार्थकता की अपेक्षा है। वाङ्मय सार्थकता का तात्पर्य सच्चाइयां अपने स्वरूप में इंगित होने से। यह इंगित होना भी एक प्रक्रिया है। अतएव स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक ही मानव व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी होना पाया जाता है। व्यवहार में सामाजिक होने का तात्पर्य व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना ही। इस प्रकार मानव ही प्रमाण का आधार है, न कि वाङ्मय, यानी किताब में क्या लिखा है ये प्रमाण नहीं हो सकता। बाबा जी इस बात को दोहरा रहे हैं। वाङ्मय का स्मरण यहाँ इसलिए किया गया है कि वाङ्मय प्रमाण के आधार पर मानव जाति विविध परंपरा में क्षत विक्षत हो चुका है। इसकी व्याख्या तो सब लोग कर ही चुके हैं कि जितनी किताबें उतने तलवारें निकल गई हैं, अर्थात स्वयं पर विश्वास हो पाने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। प्रत्येक मानव, ध्यान दिया जाए, प्रत्येक मानव स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अंगभूत होना प्रमाणित नहीं करेगा। मानव अपने को प्रमाणित किए बिना परंपरा होना संभव नहीं है। परंपरा का अर्थ यहाँ फिर से ध्यान दिया जाए, जो निरंतरता में बना रह सके, ऐसा मानव नहीं हो सकेगा। इसलिए स्वायत्त मानव को पहचानने के उपरांत ही
स्वायत्त परिवार प्रमाणित होना देखा गया है। स्वायत्त मानव के परीक्षण, मूल्यांकन और प्रस्ताव क्रम में व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन एक अनिवार्यतम अधिकार और अभिव्यक्ति। तो जो बाकी के दो पहलू रह गए थे स्वायत्त मानव के, वो ऊपर के 3 बिंदुओं के साथ अविभाज्यता के साथ जुड़े हुए हैं और अनिवार्यतम हैं। और मानवीय अधिकार की बात जो है, मानव का अधिकार क्या है, तो स्वायत्त बनना ही मानव का अधिकार है और स्वायत्तता के साथ ही उसकी अभिव्यक्ति पूरी होती है, यानी भागीदारी पूरी होती है, व्यवस्थात्मक भागीदारी। इस बात को भगत सिंह कह रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां 81 पेज के निचले हिस्से में है। व्यवहार में सामाजिक होने का मूल रूप आचरण ही है। मानवीयतापूर्ण आचरण में ही मूल्य, चरित्र, नैतिकता का प्रकाशन, संप्रेषणा होना पाया जाता है। तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता ही मानवीयतापूर्ण आचरण है, ऐसा हम लोग परिभाषा में भी देख चुके हैं और बार बार पढ़ा भी है। इसी का प्रकाशन और इसी का की संप्रेषणा जो है वो मानवीय आचरण है। मूल्यों का प्रमाण संबंधों को पहचानने के उपरांत ही होता है। ये एक सरल वाक्य है, कोई नए आदमी को भी बताएंगे तो हाँ हाँ बोलेगा, ठीक है। संबंध पहचानेंगे तभी निर्वाह कर सकेंगे। यहाँ जब संबंध हम लोग वाङ्मय पठन के क्रम में करते हैं तो हर इकाई स्वयं से, सभी इकाइयों से संबंधित है। हर अवस्था दूसरी अवस्था के साथ सह अस्तित्व में है। ये पूरे संबंध, हर मानव दूसरे मानव के साथ संबंधित है। ये पूरा चित्र जो है हमारे सामने आता है। यह सर्व मानव विदित है अथवा सर्व मानव इसे परीक्षण कर सकता है। मतलब संबंध को समझने के लिए इतनी खूबसूरत पंक्तियां एक साथ रखी हुई हैं, ध्यान देकर देखा जा सकता है कि मूल्यों का प्रमाण संबंधों को पहचानने के उपरांत होता है। यह सर्व मानव विदित है अथवा सर्व मानव इसे परीक्षण कर सकता है। अस्तित्व सहज सह अस्तित्व विधि से संबंध नित्य वर्तमान है। संबंध का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित होने से है। अनुबंध का तात्पर्य निष्ठा से है, वह भी स्वीकृति पूर्वक स्वयं स्फूर्त निष्ठा से है। मतलब कैसी निष्ठा, तो स्वीकृति पूर्वक स्वयं स्फूर्त निष्ठा। यह निष्ठा स्वायत्त मानव में ही प्रतिपादित और प्रमाणित होता है। तो निष्ठावान ही एक दूसरे को संबंधी के रूप में देख सकता है और ये संबंध स्वयं स्फूर्त तरीके से अंदर से बाहर आता है। तो संबंध को समझना हो तो इन पंक्तियों को बार बार देखना होगा जो 82 पेज के ऊपरी हिस्से में रखा है। आगे का पैराग्राफ मूल्य, चरित्र, नैतिकताएं, जिसको मानवीय आचरण के रूप में हमने पिछले पृष्ठ के आखिरी पंक्तियों में देखा था, उसके बारे में है। अविभाज्य रूप से स्वायत्त मानव में प्रमाणित होने का क्रम ही आचरण है। मूल्य, चरित्र और नैतिकता। मानव अपने स्वायत्त आचरण सहित ही कायिक यानी शरीर से, वाचिक यानी वचन से, मानसिक यानी सोचने से, कृत, कारित, अनुमोदित, करके, करा के या अनुमोदन के रूप में सामाजिक होना प्रमाणित करता है। तो सामाजिक होने का प्रमाण इन तरीकों से मिलता है। संबंधों के आधार पर जैसा मानव संबंधों को प्रयोजनों और व्यवस्था के सूत्रों के रूप में देखा गया है कि सम्मान संबंध जिसमें सम्मानित होने वाला और सम्मान करने वाले का परस्परता में होने वाले कार्य व्यवहार सम्मान संबंध का साक्ष्य है। तो संबंध पहचानने से सम्मान है, ऐसी बात
यहाँ पे समझ में आती है। और ये दोनों यानी सम्मान करने वाले का और सम्मानित होने वाले का परस्परता में जो कार्य व्यवहार होता है वहां पर दिखता है। सम्मान संबंध में स्पष्ट हो चुका है कि स्वयं से अधिक जागृत प्रमाणित व्यक्तियों के प्रति स्वयं के प्रति विश्वास के आधार पर स्वयं स्फूर्त विधि से मुखरित और आचरित होने वाला क्रियाकलाप जिसका प्रयोजन सम्मानित होने वाले व्यक्ति में सम्मान किया या स्वीकृति होना आवश्यक है। लंबी लाइन है। सम्मान परस्परता में मूल्यांकन है। ऐसा सम्मान करने और सम्मानित होने का मूल्यांकन उभय तृप्ति का स्रोत होना पाया जाता है। कैसे संबंध श्रेष्ठता का सम्मान और उभय तृप्ति तक की यात्रा है वो इसमें इन पंक्तियों को समझने से देखने से पता चलता है। सम्मान करने सम्मान स्वीकृत करने का क्रियाकलाप ही जागृति सहज व्यवहार कहलाता है। संबंध स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं में जाना माना पहचाना हुआ निर्वाह करने के लिए आधार है। देखिए संबंध पर बात अभी चल ही रही है। 83 पेज की पहली लाइन में बाबा जी कह रहे हैं कि संबंध स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं में जाना माना पहचाना हुआ निर्वाह करने के लिए आधार है। स्वयं में तृप्ति पाने का उद्देश्य अथवा तृप्त होने का उद्देश्य और तृप्त रहने का उद्देश्य बना ही रहता है। संबंधों को पहचानने के उपरांत उसका प्रयोजन केवल भय मुक्ति ही है। यानी हम जितना संबंध को पहचान पाते हैं उतना भय मुक्त हो पाते हैं। एक सरल वाक्य आदमी को कितना विश्वास में ले आएगा यहाँ पर समझ में आता है। संबंधों को पहचानने के उपरांत उसका प्रयोजन केवल भय मुक्ति ही है। भय मूलतः भ्रम के रूप में होना विदित है। भ्रम अधिक कम अथवा विपरीत पहचान और मान्यता है। तो भ्रम क्या है? कई बार हम लोग भ्रम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन यही भ्रम है। यही भय प्रलोभन का कारण और स्वरूप है। तो जिस भय प्रलोभन और आस्थावश हमने विरोधाभासों को अपना लिया था वो जो है वो अधिमूल्यन अवमूल्यन और निर्मूल्यन की वजह से है, यानी यथावत नहीं देख पाने की वजह से। इसी क्रियाकलाप को भ्रम नाम है। यहाँ यह भी स्मरणीय बिंदु है कि अस्तित्व में केवल मानव ही अपने ही प्रयासों से भ्रमित होता है, क्योंकि मानव में ही कर्म करने में स्वतंत्रता, फल भोगने में परतंत्रता दिखाई पड़ती। तो एक टोंटिंग लाइन बाबा जी यहाँ रख रहे हैं, ये भ्रमित होना भी प्रयास पूर्वक है। हम भ्रमित होने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बाबा जी रखते हैं। कोई भी कार्य करने के मूल में विचारों का होना पाया जाता है। विचार पूर्वक ही ज्यादा कम या विपरीत कार्यों में ग्रसित हो जाता है। भय पूर्वक मानव भ्रमित कार्यों को करता ही है, प्रलोभन पूर्वक भी करता है। भय पूर्वक सभी भ्रमित कार्य अस्वीकृति पूर्वक होता है। हम जहाँ स्वीकार की बात कर रहे थे व्यवस्था को समझकर, संबंधों को समझकर, यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि कैसे हम भ्रम से यानी अधिमूल्यन अवमूल्यन और निर्मूल्यन से भयभीत होते रहते हैं और अस्वीकृति भी बनी रहती है, फिर भी उसमें संलग्न रहते हैं। प्रलोभन से संबंधित सभी कार्य भयपूर्वक सभी भ्रमित कार्य अस्वीकृति पूर्वक होता है। प्रलोभन से संबंधित सभी कार्य
यहाँ पे मुझे लगता है मिस्टेक है प्रिंटिंग का, अस्वीकृति पूर्वक होता है। इसको ध्यान कराना होगा पब्लिशर्स को या फिर देखना होगा दोबारा। जिनके पास पुस्तक है वो मार्क कर सकते हैं इस जगह को। इन दोनों विधा में भ्रम ही कारण है। आस्था विधा में स्वर्गवादी जितने भी कल्पना परिकल्पना मानव ने कर रखा है वह सब प्रलोभन का ही विस्तार रूप में होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई चीज आस्था विधा से खोजा जा रहा है वह प्रमाणित नहीं हो पाया, अर्थात समाज परंपरा में शिक्षा संस्कार व्यवस्था और संविधान के रूप में प्रमाणित नहीं हुआ। इसका विकल्प में ही जीवन ज्ञान परम ज्ञान के रूप में जागृति और उसकी प्रमाण सहित परंपरा बनना संभव हो गई है। यह अध्ययन गम्य है। ऐसा जागृत मानव का आचरण ही मानव कुल का वैभव और संविधान होना पाया जाता है। जब बाबा जी संविधान कहते हैं तो पूरे मानव को एक समझते हैं। इसी के पुष्टि में सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान अध्ययन गम्य हुआ है। फलतः मानव में स्वायत्तता की संपूर्ण स्रोत नित्य समीचीन है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने के आधार पर जीवन ही जागृति पूर्वक दृष्टा पद में अपने ऐश्वर्य को प्रमाणित करने की सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और उसके वैभव को जानने मानने पहचानने और निर्वाह करने की आवश्यकता अवसर समीचीन है। इस प्रकार हर व्यक्ति जागृति पूर्वक ही स्वायत्तता का प्रमाण है। स्वायत्त मानव रूप प्रदान करने की शिक्षा संस्कार ही मानव परंपरा सहज जागृति प्रमाण है। तो संख्या 84 पर आज का समय पूरा होता है। अंदर से कोई आवाज आ रही है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ बोल सकती हूँ तो जरूर बोलें। 2-4 मिनट हम लोग रुक सकते हैं। इसमें एक जो पंक्ति है वो उसने मेरा ध्यान दिलाया है।